Mridula Upadhyay, Professor Gunjan Pandey, who is speaker, and Head of Department Commerce, Dr. Anurima Banerjee ma'am, Head of Department of Commerce, मुस्कान मैम, अवध प्रांत स्टेट एबीपी से आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, वेरियस अदर डिग्नेटरीज, देयर स्टूडेंट्स। मैम ने, गुंजन मैम ने बहुत सारा बजट पे ब्रीफ कवर कर लिया है, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट से हो, चाहे यूथ से हो, मतलब ओवरऑल बजट आपको समझा दिया उन्होंने कि बजट में ये प्रोविजंस है। बहुत सारी ऐसे प्रोविजंस होंगे जो आपने न्यूज़ और टीवी में सुने भी नहीं होंगे, मैम ने वो भी आपको बताया। मैं वहीं से थोड़ा थोड़ा शुरू करना चाह रहा हूँ। लाइक अप्रेंटिसशिप वाला मैम ने बहुत अच्छा बताया, मैं उसको थोड़ा सा एड ऑन कर रहा हूँ, ज़्यादा उस पर टाइम नहीं लूँगा। 500 टॉप कंपनीज ऑफ इंडिया को टारगेट क्या दिया गया है? 1 करोड़ यूथ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने with a minimum stipend of rupees 5,000. It means कि 1 करोड़ into 5,000, 5,000 करोड़. It is the budget of the 1 month of India. साल भर का बजट कितना होगा? 60,000 करोड़। गवर्नमेंट जो फार्मर्स की सम्मान राशि दे रही है, वो हम सबको आइडिया है क्या पैसे मिलते हैं और कितना बड़ा बजट है। 2 लाख करोड़ का बजट है और यहाँ हम लोग 1 करोड़ प्लस 5,000, तो इतना बड़ा बजट गवर्नमेंट ने अपने पास से एलोकेट नहीं किया है। कारपोरेट सेक्टर की जिम्मेदारी दी है कि आप इस चीज़ को करिए, और निश्चित तौर पे ये अभी तो फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला भी है कि हम वॉलंटरी इसको कर रहे हैं, मैंडेटरी नहीं कर रहे हैं, आप इसको ट्राई करिए और ये आगे स्प्रेड हो। बट आने वाले समय में मैंडेटरी ही रहेगा और ये 100% हर कंपनी को करना पड़ेगा। अब इस बजट में थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऐड ऑन कर लेते हैं, फिर हम डायरेक्ट टैक्सेस पे आएंगे, क्योंकि सबका इंटरेस्ट, खासतौर से जो टीचर्स हैं वहाँ सबको सैलरी का ये लग रहा है कि हमारा कोई फ़ायदा बजट में हुआ या नहीं हुआ, तो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ी सी हाईलाइट्स हम लोग भी जो ऐड ऑन कर ले रहे हैं, जो छूट गई हैं। इस बजट में बेसिकली फोकस किसका है? फार्मर्स, पुअर, वुमेन एंड यूथ। जो बजट बनाया गया है, इस बार का जो बजट एलोकेशन है, उसके एक्सपेंडिचर इस हिसाब से प्लान्ड है कि ये 4 चीज़ें हमारी इंश्योर, 4 लोगों को मेजर बेनिफिट मिलना चाहिए जो सोसाइटी की एक्टिविटी में पूरा पार्टिसिपेशन उनका रह रहा है, उसमें विमेन हैं, क्योंकि बिना आप लोगों के संभव ही नहीं है कि इंडिया का जीडीपी, इंडिया की ग्रोथ बढ़े। अभी आप लोग तो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आप लोगों को तो जीडीपी समझ में आ रही होगी। बच्चों थोड़ा कनेक्ट रहिए तो अच्छा रहेगा, वन साइडेड टीवी लिसनिंग फायदा नहीं हुई। जीडीपी समझ में आ रही है? कितनी जीडीपी कोई बता सकता है इसमें इंडिया की? इट इज 8.2 ओवरऑल ग्रोथ ऑफ जीडीपी ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2023-24। इट इज 8.2 इज द हाईएस्ट। अभी गवर्नमेंट का क्या है, छोटा छोटा एक छोटी छोटी चीज़ें हम बता रहे हैं, ज़्यादा नहीं। 400 डिस्ट्रिक्ट्स को अभी इम्प्लीमेंटेशन जो डिजिटल क्रॉप सर्वे का करा है इन्होंने, ये पायलट प्रोजेक्ट गवर्नमेंट कर रही है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है हम लोग, बट ये पहली बार आया है बजट में इस टाइप का एक्सपेंडिचर एलोकेशन, ये पहले कभी नहीं था। फिर केजरीवाल को तो नहीं कहेंगे, लेकिन गवर्नमेंट भी इस लाइन पे सोच रही है, वो सोलर एनर्जी से सोच रही है, वो रिजनेबल बेसिस है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, उसमें अभी क्या करने जा रहे हैं, 1 करोड़ फैमिलीज को 300 यूनिट्स पर मंथ फ्री बिजली प्रोवाइड करेंगे। ये भी गवर्नमेंट का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट को फुलफिल करने के लिए एक ज्वाइंट वेंचर साइन होगा। अभी तो डिटेल गाइडलाइन साइन नहीं, कैसे वो इम्प्लीमेंट करेंगे। एक ज्वाइंट वेंचर होगा एनटीपीसी और बीएचईएल के साथ, और ये 800 मेगावाट बिजली का एक प्रोजेक्ट प्लान हो रहा है, जिसके तहत ये जो बिजली जनरेट होगी उसको इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एमएसएमई का बहुत बड़ा गवर्नमेंट का फोकस है, क्योंकि गवर्नमेंट का क्या, दुनिया का ये मानना है कि जब तक
स्टार्टअप MSME इस देश में जनरेट नहीं होंगे तो हम रियल सेंस में ग्रोथ नहीं कर सकते। बेटा MSME मालूम है क्या होता है? पता है किसी को? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, बड़े तो कारपोरेट 500 वो सब हो गए। अब जो छोटे छोटे लोग हैं जो नया नया बिजनेस स्टार्टअप करना चाह रहे हैं या छोटे 1 करोड़ 50 लाख की सेल जनरेट कर रहे हैं, दुकानदार हैं, जो शॉपकीपर हैं, खुदरा व्यापारी जिनको हिंदी में कहते हैं, उन लोगों के लिए भी काफ़ी चीज़ें आई। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो अभी हमारा लैक हुआ कोविड के टाइम में, वो क्या हुआ, हमने बिजनेस स्टार्टअप करे, फंड की वजह से या चेन सप्लाई पूरी डिस्टर्ब हुई तो हमारे बिजनेस बंद हो गए। अब क्या हुआ, RBI की गाइडलाइंस है, हम लोग भी इंस्पेक्टर है RBI के, हम लोग की ड्यूटी है कि भाई जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करते हुए एसेट क्लासिफिकेशन करें। तो उसमें बहुत सारे MSME NPA में चले गए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब गवर्नमेंट ने कहा नहीं, ये तो फिर MSME के साथ अनजस्टिस होगा, इसलिए MSME को जो SMA1 और SMA2 की डेफिनेशन आती है स्ट्रेस एसेट वाली, उससे थोड़ा या तो ये बाहर रखेंगे या इनकी रिवाइज गाइडलाइंस आएंगी जिसके तहत इनके क्लासिफिकेशन का पैटर्न अलग होगा। जैसे कोई 3 इंस्टॉलमेंट या 90 डेज पेमेंट नहीं करता तो उसका अकाउंट NPA क्लासीफाई होता है। MSME के लिए इस बार गवर्नमेंट ने बजट करा कि इनकी रिवाइज गाइडलाइंस RBI जारी करेगी कि इनको कितना टाइम देना है, लाइक 90 डेज अगर सफिशिएंट टाइम नहीं है तो इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 120 डेज, 150 डेज एंड 180 डेज। दूसरा क्या है कि MSME को जो लोन की इश्यूज आ रहे थे कोलेटरल पे, बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो लोगों में टैलेंट बहुत है, बट क्या है कि उनके पास डिग्री के अलावा कुछ नहीं है। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है यार, क्रेडिट गारंटी स्कीम गवर्नमेंट चलाएगी और उस गारंटी स्कीम के तहत MSME का प्रमोशन होगा, उसमें उनको कोई कोलेटरल नहीं देना। और ये बहुत बड़ी ह्यूज अमाउंट है मैम, 1 करोड़ तो लास्ट ईयर थी। आई होप सो कि इट में बी एक्सटेंडेड फर्दर। तो ये गवर्नमेंट गारंटी के बिहाफ पे गारंटी एक बोर्ड बनता है, उस गारंटी उसकी सर्टेन फीस भी चार्ज होती है, उसके तहत कर देंगे। कोई कोलेटरल, कोई हाउस होल्ड, कोई कोलेटरल सिक्योरिटी उनको नहीं चाहिए होगी। दूसरा क्या है कि मुद्रा लोन, आप लोगों ने सुना होगा PM मुद्रा लोन। ये मुद्रा लोन अभी तक 10 लाख तक प्रोवाइड होता था विदाउट कोलेटरल। इसकी लिमिट इस बार इन्होंने जस्ट डबल कर दी है, मतलब थोड़ा बहुत नहीं बढ़ाया है, 20 लाख रुपए कर दिए। 20 लाख रुपए विदाउट कोलेटरल मुद्रा लोन लोगों को मिलेगा, जिससे बिजनेस एक्सपेंशन अच्छे तरीके से, अच्छे सुचारू रूप से हो सके। अब इंडिया का इन्फ्लेशन इस गवर्नमेंट में तो सबसे लीस्ट है, ये स्टेबल रहे, लो रहे, और इसका टारगेट रेट जो है दैट इज ओनली 4%। आप पीछे की गवर्नमेंट्स को देखेंगे तो इसका इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा है, वो इन्होंने कंट्रोल भी किया है और ये 4% का टारगेट लेके चल रहे हैं। दूसरा क्या है, PM आवास योजना पहले से चल रही है, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अगर आपके यहाँ कोई जो एम्प्लॉयड हो, लाइक मेड हो या कोई भी, मतलब जो लोग काम आपके घरों में कर रहे हैं, उनका अगर आप देखिए कि वो कहते थे कि वो साहब हम रोड के किनारे या रेलवे पटरी पे नीचे रह रहे हैं, वो उन सब के पक्के मकान हैं ये PM आवास योजना की वजह से। इस बार इस बजट में गवर्नमेंट ने 2 करोड़ हाउसेज बनाने का टारगेट लिया है, मतलब साल भर में 2 करोड़। इस बजट का मतलब है ओनली 1 ईयर। दूसरा क्या है, नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट बहुत ही चैलेंजेबल है। नॉर्थ ईस्ट में कोई डेवलपमेंट की फैसिलिटीज नहीं है, चीज़ें वहाँ बहुत शार्ट हैं, बहुत स्केयर है। तो उसके लिए उन्होंने 100 ब्रांचेज पोस्ट पेमेंट बैंक की बनाने के लिए वहाँ पे प्रोविजन किया कि 100 एटलीस्ट वहाँ पे जो है ब्रांचेज नॉर्थ ईस्ट में ओपन हो। अब हम लोग थोड़ा सा, मैम थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपके मतलब की चीज़ है। टैक्स रिजीम में बड़ा कंफ्यूजन होता है। अभी जितने भी फ़ोन आते हैं 31 जुलाई लास्ट डेट है, तो सबसे पहला सवाल होता है सर फ़ायदा किसमें है, किसमें हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा है, नई में कि ओल्ड में। पूछते इसलिए हैं क्योंकि सैलरी पीपल के लिए एक्ट में प्रोविज़न है कि वो एवरी ईयर आप कर सकते हैं। वो नए में जाना चाहें नए में जाएं, ओल्ड में जाना चाहें ओल्ड में जाएं, जैसा चाहें वो वैसा कर सकते हैं। और यही नहीं कि वो अपने एम्प्लॉयर को एट द टाइम ऑफ बिगिनिंग ऑफ द ईयर क्या डिक्लेयर करते हैं। लाइक आपने अपने एम्प्लॉयर को डिक्लेयर किया कि हम ओल्ड स्कीम में रहेंगे, आपका फॉर्म 16 ओल्ड स्कीम से आ गया। अगर आप चाहें तो बिफोर फाइलिंग ऑफ द रिटर्न आप अपनी स्कीम स्विच कर सकते हैं। और मैं बताऊं आपको, KGMC के बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं
जिनके रिफंड्स इस बार नई और ओल्ड की वजह से 75 से 1 लाख रुपए रिफंड टैक्स में हुए। मतलब मोटे तौर पे अगर हम कहें, इसको बिल्कुल जनरल मीनिंग में समझना चाहें, तो 15 लाख रुपए तक अगर हमारी सैलरी है तो नई स्कीम में हमें जाने में 1.5 लाख रुपए का टैक्स है बस। मतलब योरेस्ट टैक्स रेट एट द रेट ऑफ 10% ओनली। अगर हम पुराने में रहते तो वही करीब 2,75,000 रुपये के आसपास का टैक्स है, जब सारी सेविंग करते थे, इन्वेस्टमेंट करते थे, सारी चीज़ें। कॉमर्स के विद्यार्थी इसमें बैठे हैं, वो आई थिंक टैक्सेशन है आपके यहाँ, सब्जेक्ट है ATC ATD, ये सब आप लोग जानते होंगे। टैक्स है नहीं है बीकॉम में, है ना? तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। हम लोग भी कैलकुलेट करते थे उस समय, तो 0 to 30,000 था, अब उसको 3 लाख कर लीजिए, 0 बढ़ा लीजिए। तो अब क्या हुआ है, ओल्ड रिजीम में कोई चेंज नहीं है इस बजट में। जो नया है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। नए वाले में क्या है, पहले जो नई स्कीम थी उसमें अप टू 3 लाख जीरो था, कोई टैक्स नहीं, मतलब 3 लाख तक बेसिक एग्जेम्पशन स्लैब आपका था। उसको इन्होंने नए में क्या करा है, फिर अगला स्टेप था 3 to 6, 6 to 9, 9 to 12, 12 to 13 एंड 12 to 15 एंड 15 एंड अबव 30%। उसको इन्होंने थोड़ा 1 लाख का शिफ्ट किया है, वो भी 12 लाख तक। 3 lakh nil, 3 to 7 lakh it is 5%, 7 to 10 lakh it is 10%, 10 to 12 lakh it is 15%, 12 to 15 lakh it is 20%, and 15 lakh and above it is again 30%। तो ये बेसिक चेंज किया है। इसकी वजह से आपको गेन हो सकता है, अगर लाख रुपए का भी आपका शिफ्ट हुआ स्लैब, तो उसकी वजह से अच्छा गेन आप कर सकते हो। बाकी मेजर रिलीफ कोई है नहीं। स्टैंडर्ड डिडक्शन में आपको 50,000 का जो बेनिफिट था, दैट हैज़ बीन एक्सटेंडेड अप टू 75,000। और ये अभी बहुत दिनों से चल रहा था कि यार फैमिली पेंशन तो एक्ट में जो लिख के आई थी, मतलब वो फैमिली पेंशन जो कवर होती है, फैमिली पेंशन का मतलब है कि जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर का रिलेशन है, वो रिटायर होते हैं, उनको पेंशन मिलती है, और जो उनके स्पाउस को पेंशन मिलती है उनके ना रहने से, दैट इज द फैमिली पेंशन। तो फैमिली पेंशन सैलरी में कवर नहीं होती, वो अदर सोर्स ऑफ इनकम में कवर है। तो ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन आपका 16 वाला है, ये वहाँ वर्क नहीं करता, तो वहाँ 57 में डिडक्शन मिलती है। लेकिन वो डिडक्शन किसी जमाने में 1/3 ऑफ द सैलरी एंड 15,000 लिखी गई थी। आई थिंक एक्ट बना होगा तब लिखा गया, उसको उसे टचअपा नहीं किया। इस बार बजट में पहली बार ये देखा गया है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन जो फैमिली पेंशन का है, दैट हैज़ आल्सो बीन एक्सटेंडेड अप टू ₹15,000 फ्रॉम 25,000 फ्रॉम 15,000। 10,000 रुपये उसमें भी फैमिली पेंशन में इन्होंने बढ़ाए। अब एक कन्फ्यूज़न आता है कि हमें क्या नई स्कीम में अगर हम जाते हैं, क्या हमें कोई भी डिडक्शन मिलेंगे? बच्चों पता है कुछ नई स्कीम पुरानी स्कीम? थोड़ा बहुत पढ़ना है, आ गया होगा टैक्सेशन में। नई स्कीम में कोई भी डिडक्शन इफेक्ट नहीं है, कोई भी चीज़ आप अवेल नहीं कर सकते। हाउसिंग लोन इंटरेस्ट नहीं मिलेगा आपको, LIC नहीं मिलेगा, PPF नहीं मिलेगा, मेडिक्लेम नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन क्या मिलेगा ये मैं बता रहा हूँ आपको, नई स्कीम में भी क्या मिल सकता है। सेक्शन 10 के जितने भी अलाउंसेस हैं वो सब के सब मिलेंगे। जैसे जितने भी KGMC और आप लोग यहाँ भी यूनिवर्सिटीज वगैरह में जो प्रोफेसर हैं, जो रिसर्च में काम कर रहे हैं, उनकी जो रिसर्च अलाउंस है वो अभी भी एग्जाम है, क्योंकि वो सेक्शन 10 में कवर होती है एंड इट इज़ अ ह्यूज अमाउंट। मैं यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का रिटर्न फाइल करता हूँ, आई थिंक 2,40,000, 2,70,000 समथिंग लाइक दैट फॉर द रिसर्च अलाउंसेस। वो आपको एग्जाम्शन मिलेंगे सेक्शन 10 में, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो आराम से मिलेंगे, वो पूरे अभी भी एग्जाम्प्ट है। सेक्शन 10 की जितनी भी एग्जाम्शन पहले थी, लाइक कोई गैलेंट्री अवार्ड वाला है या कोई और इस टाइप के नेचर का है जिसको एग्जाम्शन ऑलरेडी थी, उसका टैक्स नहीं लगता था, नई स्कीम में भी कोई टैक्स नहीं लगेगा, वो ऑलरेडी सेक्शन 10 की एग्जाम्शन आज भी अवेल कर सकता है। दूसरा क्या है, चैप्टर 6 से में जितनी ATC ATD जितनी भी आती है वो सब नहीं है, लेकिन अपार्ट ऑफ दैट ये जो वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर वाला है पेंशन, न्यू पेंशन स्कीम वाला, इट इज स्टिल देयर 80CCD2। बस क्या था कि इसमें कैप था, जो गवर्नमेंट में था 14% ऑफ द सैलरी और प्राइवेट में था 10% ऑफ द सैलरी। वो उन्होंने दोनों बराबर कर दिया। उन्होंने कहा ठीक है, प्राइवेट में गवर्नमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता, 80CCD दोनों लोगों को मिलेगा, अप टू 14% मिलेगा। तो ये एग्जाम्शन आप नई स्कीम में भी ले सकते हैं। जो न्यू पेंशन स्कीम में आप लोग तो ओल्ड में हो गए, मुझे नहीं आइडिया है,
बट जो न्यू पेंशन स्कीम में है उनकी 80cc की अलाउंसेज जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है वो अगेन इट इज अलाउबल इन न्यू पेंशन स्कीम ऑल्सो, कोई इशू नहीं, अच्छे से मिल जाएगा। अब जो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी इस समय चल रही है कि कुछ लोग खुश भी हो रहे हैं सोच के, कुछ लोगों की नाराजगी भी है, जिनको समझ में आ गया है कि यार ये कैपिटल गेन में क्या कर दिया। सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी एवरी डे डिबेट इस पे, चैनल पे, आपके पेपर में, मीडिया में, प्रेस में, सब जगह ये चल रही है कि यार ये क्या है यार कैपिटल गेन। मतलब कल एक हमारे बेसिकली क्लाइंट आए जो काफ़ी अच्छा टर्नओवर है उनका, बिल्डर है, उन्होंने कहा भैया ये तो बहुत अच्छा हो गया, अब तो 20% से हम लोग 12.5% पे आ गए कैपिटल गेन में, हमें तो सब पूरा फ्री। तो हमने कहा अभी आप इसको थोड़ा सा और एलोबरेट करिएगा, मिनिस्ट्री में चर्चा बहुत है, आई डाउट कि ये पास हो पाए पार्लियामेंट में, क्योंकि इसमें क्या करा उन्होंने, इंडेक्सेशन हटा दिया। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम, इंडेक्सेशन हटना एक अपने आप में प्रॉब्लम। जैसा सपोज करिए गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि एवरी 20 ईयर में इंडेक्स स्लैब को डिफाइन कर, लाइक हम लोग जब पढ़ रहे थे तो 81 का था, अब नाउ दे आर शिफ्टेड टू 2001। 2001 इज अ बेस ईयर जहाँ से वो शुरू करेंगे, और आज की तारीख में 700-800 का इंडेक्स होगा, तो मतलब अगर आपने कोई प्रॉपर्टी 2001 में बाय करी तो 8 टाइम आपकी प्रॉपर्टी इंडेक्स हो सकती है। मतलब उसकी कास्ट जो थी 1 करोड़ की थी, तो दैट विल बी ट्रीटेड एज 8 करोड़। अगर आप उसको सोल्ड आउट करते हैं तो आपको सिर्फ 2 करोड़ पे टैक्स लगेगा। वो टैक्स रेट था 20%। गवर्नमेंट ने होशियारी करी, कलेक्शन इज द टारगेट, उन्होंने कहा कि 20% से साहब हम 12.5% कर देंगे टू यूनिफॉर्म द रेट ऑफ द शेयर एंड डिविडेंड और म्यूचुअल फंड, सबको हम 12.5 से टैक्स करेंगे लॉन्ग टर्म। अब प्रॉब्लम कहाँ जनरेट हुई, उन्होंने कहा साहब इंडेक्सेशन नहीं देंगे। अब प्रॉपर्टी आपने करी थी 1 करोड़ की बाय 2001 में या उससे पहले, और 10 करोड़ की बेची, 9 करोड़ बचा, 9 करोड़ का 12% निकाल लीजिए कितना होगा। तो वो पहले वाला सही था, 2 करोड़ पे 20% 40 लाख होता था, अब तो ये करीब 1.5 करोड़ बैठेगा। तो अभी इस पे चर्चा ये चल रही है कि इसको क्या करेंगे, कैसे इसको सिंप्लीफाइड करेंगे, क्योंकि ये 2018 में जब शेयर का कैपिटल गेन आया था उस समय भी ये दुविधा आई थी। उन्होंने कहा पहले तो क्या करते थे, अगर आपके पास शेयर है, म्यूचुअल फंड है, तो अगर आप उसकी होल्डिंग 12 महीने से ज़्यादा आपके डिमैट में है तो आपको उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ये पोजीशन थी 31 मार्च 2018 तक। 31 मार्च 2018 के बाद ड्रास्टिकली इन्होंने चेंज किया, उन्होंने कहा था ये सब कुछ नहीं, करोड़ों रुपया लोग कमा रहे हैं, मुझे भी लॉन्ग टर्म पे टैक्स चाहिए, तो ना लाख रुपए तक तो नहीं लेंगे, लेकिन उसके ऊपर अगर गेन होगा तो हमको 10% का कैपिटल गेन चाहिए। उसमें भी इन्होंने डिफाइन किया कि यार किसी ने रैनबैक्सी के शेयर के 1 रुपये में 4 रुपये में खरीदे थे 1967 में, तो क्या यार उसका 4000 का रेट होगा, तो क्या 4000 -1 होगा। तो उन्होंने कहा यार रेशनल ये है कि 31 मार्च 2018 की स्टॉक एक्सचेंज की जो मैक्सिमम एनएवी होगी, जो मैक्सिमम रेट हो, वो आप कास्ट ऑफ एमिशन मान सकते हो, दैट वाज मोस्ट रेशनल। नाउ द प्रॉब्लम इज प्रॉपर्टी में उन्होंने ऐसा कुछ भी अभी नहीं कहा। जो ड्राफ्ट मेमोरेंडम आया है उसमें इंडेक्सेशन तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन कहीं ये भी नहीं लिखा हुआ कि 2001 की वैल्यू ले लेंगे या 2001 से इंडेक्स करेंगे, ऐसा कुछ भी उसमें प्रोविजन अभी आया नहीं है। तो इससे क्या होगा, अभी माइट भी इसको कंसिडर करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, क्योंकि 1967 में अगर आपने कोई प्रॉपर्टी 2000-3000 रुपये की खरीदी, आज की तारीख में वो 10 करोड़ की प्रॉपर्टी बिक रही, तो क्या हम 2000 रुपये उसकी कास्ट ऑफ एक्विजिशन लेकर के उसको कैपिटल गेन पूरे पे देंगे। तो ये चीज़ बहुत अपीलिंग है जो मैं एड्रेस करना चाह रहा था बेसिकली। इसके लिए बहुत सारी डिबेट आप टीवी में चैनल पे कहीं पे भी देखते होंगे कि साहब कैपिटल गेन में क्या हो गया, कैसे होगा, क्या मैनेज होगा, ये चीज़ है। शेयर में क्या था कि 10% का लॉन्ग टर्म पे था कैपिटल गेन, उसको भी यूनिफॉर्म करने के चक्कर में उन्होंने 12.5 कर दिया, और जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था उसको 20% कर दिया। 15% था वो 20%, और शेयर के अलावा जितने भी शॉर्ट टर्म होंगे वो सब नॉर्मल स्लैब में जाएंगे। लाइक आपका 20% स्लैब है तो 20%, 30% स्लैब है तो 30%। तो ये बहुत मेजर चेंज है, क्योंकि ये चेंज हिट करेगा सभी लोगों को। दूसरा, अगर कॉमर्स के बच्चे इसमें हैं तो कुछ आई थिंक वो पार्टनरशिप फर्म की कंपटीशन वगैरह बनाते होंगे। पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप तो है ना आपके उसमें कोर्स में, हाँ, तो उसका सेक्शन 40B जो है वो एनहेंस हो गया। उसकी लिमिट 3 लाख की जो थी वो 6 लाख कर दी, लेकिन उसमें एक पेच लगा दिया, कर तो दी 6 लाख। अब क्या है, अभी तक सिंस इंसेप्शन ऑफ द एक्ट
पार्टनर्स के रेमुनरेशन और सैलरी और बोनस पे कोई भी टीडीएस की डिडक्शन नहीं होती। अब उसका सेक्शन एक इंसर्ट किया है 94T, उसमें कराए कि 10% टीडीएस आपको काट के ही पेमेंट करनी है। तो ये मेजर चेंजेस जो इनकम टैक्स के हैं वो ये हैं। बाकी आपकी जो रिसर्च और सर्वे की टाइम लिमिट्स हैं, नोटिस की टाइम लिमिट हैं, उससे आई थिंक बहुत ज़्यादा आप लोगों को लेना देना नहीं होगा। बट हाँ, ये जो मेजर चेंज है कैपिटल गेन का, ये थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। अच्छी बात मैम ये है कि आई होप कि कई बार एनआरआईज पूछते हैं ना, कुछ क्लाइंट्स हमारे सिंगापुर वगैरह में हैं, वो लोग कहते हैं कि यार ये बताओ कि मैं इंडिया की मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मेरे को टैक्स कितना लगेगा और आपको कितना लगेगा। तो गवर्नमेंट ने अच्छी बात की है, उनका भी 12.5 करा, मेरा भी 12.5 करा, उनका भी 20%, 15 से 20 हुआ है, मेरा भी 15 से 20 हुआ है। तो कोई भी चेंज नहीं करा है कि अगर आप फॉरेन रेजिडेंट हैं या बाहर रहते हैं इंडिया मार्केट में, उसका पर्पज़ है कि वो फॉरेन करेंसी चाहते हैं कि इंडिया में जो एफडीआईज़ के इन्वेस्टमेंट है, लोगों के इन्वेस्टमेंट है, वो इंडिया में आएँ और इंडिया ग्रो करे। मैम ने बहुत सारे आंकड़े बता दिए हैं आपको कि कैसे जीडीपी ग्रो कर रही है, किस नंबर पे हम आ रहे हैं वर्ल्ड में। एंड आई होप सो कि बहुत जल्दी हम लोग थर्ड और फोर्थ पे तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और आप लोगों का सबका सहयोग होगा, सबका अच्छा रहेगा तो डेफिनेटली होगा। आप लोगों ने बहुत पेशेंटली हियरिंग करी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।